हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे आप सब। हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत में अपना मुगल साम्राज्य जला हुआ था, लेकिन मुगल साम्राज्य में एक वंश बीच में और आ जाता है जिसको बोलते हैं सूर्यवंश। और जिसके संस्थापक होते हैं कौन, बताओ जरा कौन होते हैं। शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का समय तो थोड़ा ही है, लेकिन ये सूर्यवंश कुल मिला के 15 साल चलता है। और हुमायूं के समय ही सूर्यवंश की स्थापना होती है और वापिस हुमायूं आके ही सूर्यवंश का अंत करते हैं और फिर मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना हो जाती है। और मुगल साम्राज्य फिर 1857 की क्रांति तक चलता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। और शेरशाह सूरी के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, इन दो युद्धों के बाद यानी कि हुमायूं को बाहर धकेल दिया जाता है, हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे सूर्यवंश के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सार्वजनिक व्यवस्था कैसी थी। जो भी है ये सीरीज अपनी मध्यकालीन भारत की कंप्लीट सीरीज मिलेगी। इससे पहले हमने प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है। इसके पूरे वीडियो लेक्चर आप अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। पीडीएफ के लिए आप ऐप 6 2.0 डाउनलोड करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही हम जल्दी ही आधुनिक भारत की भी सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एचएस और आपका जो यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है जल्दी ही। तो दोनों के दोनों हम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो कंटेंट रहेगा आपका ये रहेगा सूर्यवंश। और ये मैं फिर बोल रहा हूं कि आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। और यहां जो भी शब्द ऐसे आएंगे ना जो आपको नहीं पता, जैसे कि इक्तादार की मैं चर्चा करूं तो पता नहीं इक्तादार क्या होता है, तो उनकी एक छोटी सी समरी हमने यहां लिखी हुई है, इक्तादार क्या होता है, बाद में आप रिवाइज कर सको। तो आज जो हम पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यवंश है जो 1540 से 1555 तक रहता, करीब 15 वर्ष का। इसके संस्थापक होते हैं शेरशाह सूरी। कौन होते हैं? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के बाद के जो शासक हुए हैं ना, जो 2-2 4-4 साल के, वो कोई भी एक योग्य शासक साबित नहीं हुआ। और लास्ट में यानी कि अंतिम में फिर से हुमायूं यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। तो जो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे तो इनका वास्तविक या बचपन का नाम जो था वो था फरीद। क्या नाम था? फरीद। और इनका जन्म 1486 में हुआ था और ये जन्म हुआ था नारनौल में। नारनौल अथवा बजवाड़ा, नारनौल अथवा बजवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। फरीद इनका बचपन का नाम था। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार शेर को मार दिया था एक ही तलवार से, यानी कि एक ही झटके में। तो इनको शेर खां की उपाधि दी गई थी लोहानी के द्वारा। तो किसने दी थी? लोहानी ने। उनके पिता का नाम था हसनसुर, जो सहसाराम तथा बावासपुर या टांडा का इक्तादार था। इक्तादार क्या होता है? इक्तादार होता है, इक्ता का अर्थ होता है वह भूखंड, वह भूमि का टुकड़ा, उस जमीन का टुकड़ा जिसमें आने वाला भूभाग है वो राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। यानी कि कैसा टुकड़ा जहां से उसको उस सैनिक को वेतन उसी से मिलता था, तो उसको बोलते थे इक्तादार। इक्तादार। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने इक्तादार वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट वेतन ही देना प्रारंभ कर दिया था कि सीधा वेतन मिलेगा आपको, कोई भी आपको भूमि का टुकड़ा कुछ नहीं मिलेगा। आप हमारे यहाँ नौकरी करते हो, इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, कोई भूमि कुछ नहीं और कुछ नहीं। हाँ वो बात अलग है, कुछ जैसे कि साल 2 साल में अपना ये बोनस दे देते हैं, इस प्रकार से बोनस उनको भी मिलता था। शेरशाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर, शेरशाह का जो प्रशासनिक कौशल था उससे उसके पिताजी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसकी कौशलता को देखते हुए जागीर प्रबंधन का कार्य सौंप दिया। लेकिन कुछ कारणों से कहा जाता है कि शेरशाह के पिताजी और शेरशाह की आपस में बनती नहीं थी और इस कारण वह अपने पिताजी का जो प्रबंधन, जो जागीर थी, उसको छोड़कर दौलत खां की सेवा में आगरा चला गया। दौलत खां की सेवा में चला गया। मैं तो दौलत खां के आपके पास पिताजी मेरी नहीं बनती, ऐसा कुछ कह के वो चले गए थे। तो दौलत खां के पास चले गए थे। 1522 में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के नियुक्त हो गया। 1522 में दक्षिण बिहार के सूबेदार थे कौन? बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी के नियुक्त हो गया। यहीं पर शेरशाह द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि दी और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। ये बात ध्यान रखना, आगे चल के जलाल खान है यहाँ से बिहार से बंगाल भाग जाएगा और इसका पूरा का पूरा सत्ता शेरशाह सूरी के हाथों में आ जाएगा। तो ये अपने पुत्र का संरक्षक, अंगरक्षक, संरक्षक जो भी आप बोलते हो, नियुक्त किया। जब मोहम्मद शाह लोहानी की मृत्यु हो गई, जब मोहम्मद शाह लोहानी की मृत्यु हो गई तो शेर खां बाबर की सेवा में चला गया। ये बाबर की सेवा में चला गया और बाबर से फिर ये वापस इसको पता चला कि ये मुगल हैं, हम अफगान हैं, और ये अफगान का राष्ट्रवाद की धारणा से वापस आ गया और फिर इन्होंने
उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, मुगलों के खिलाफ, एक बार मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, फिर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो बाबर की सेवा में ये चला गया था, बाबर की सेवा में चला गया और मुगलों की ओर से चंदेरी के युद्ध में भाग लिया, चंदेरी के युद्ध में भाग लिया। बाबर ने कौन से युद्ध लड़े थे याद है? मैंने एक ट्रिक बताई थी, 26 में पानी पिया, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, याद है क्या? नहीं है तो पीछे की क्लास जाके देखो, मैं नहीं बताने वाला आज, क्योंकि मैंने बताया था चाय पी, खाना खाया, घर गया, मर गया, याद होनी चाहिए थी आपको। मुगलों की ओर से चंदेरी के युद्ध में भाग लिया तथा बाद में पुनः अफगान राष्ट्रवाद के नाम पर पाला बदलकर ये वापिस आया कि भाई हम तो अफगान हैं और हमारे राष्ट्रवाद की धारणा इनके मन में जागी और ये मुगलों के खिलाफ ही फिर इकट्ठे हो गए। और इसमें इसका साथ दिया मुस्तफा, फार्मूली, बीबन, बायजीद ने, और सभी ने मिलकर घाघरा का युद्ध किया 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध किया, याद है ना? 29 में घर गया और 30 में मर गया, याद है ट्रिक जो मैंने बताई थी। महमूद लोदी की अगुवाई में दोहरिया का युद्ध में 1532 में भी इसने भाग लिया। इन युद्धों में शेर खान डायरेक्ट युद्ध नहीं करते, इनकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध ही थी, वो किसकी तरफ साथ दे रहे हैं, यानी इनको ये इनकी इच्छा थी कि इनको कैसे हटाया जाए, यानी कि खुल के ये किसी भी का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो इनकी भूमिका थी वो एक संदिग्ध भूमिका थी। अफगानों की पराजय हो गई, यहां से अफगानों की पराजय हो गई दोहरिया के युद्ध में। अफगानों की पराजय से अफगानों के जो नेता थे महमूद लोदी, ये तो सर्वदा के लिए खत्म हो गए और उनकी जगह अब उभर के आए कौन कौन? शेरशाह सूरी। अब जो नए नेता उभरे वो शेरशाह सूरी खुद हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि महमूद लोदी का भी अंत हो जाए और इनका भी मैं साथ नहीं दूं, यानी कि दोनों को टकरा के अपने आप को उजागर करने की इनकी कुछ भावना थी, क्योंकि इनकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध ही रही थी। और फिर आता है शेरशाह का उदय के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका उदय कैसे होता है कि ये एक सैनिक के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं, जैसे जैसे कैसे शासक बनते हैं, तो इनकी पूरी घटना यहाँ हम जानते हैं, समझते हैं। इनके जीवन की कुछ घटनाएं जहां ये एक सामान्य नागरिक से और किस प्रकार ये एक महान शासक के रूप में उभरते हैं। और देखते ही देखते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके इतने बड़े क्षेत्र पे ये शासन भी करते हैं, शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य है। और आपको पता नहीं है सड़क वगैरह बनवाई थी जिसको आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं, तो ये यहाँ पे इनका शासन किया था, इतने क्षेत्र पे इन्होंने अपना शासन स्थापित किया हुआ था। तो देखते हैं आज इनके बारे में। शेरशाह का उदय, बाबर ने पहले क्या किया? लोहानी राज्य का पुनर्जीवित किया, यानी कि लोहानी राज्य था जो बिहार में, इसको उत्थान किया, इसका उत्थान किया, इसको पुनर्जीवित किया। तथा बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, इनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। इनके साथ संघर्ष हुआ और इनकी शक्ति को इन्होंने कमजोर कर दिया। और बंगाल बिहार में आपस में क्या होगा? संघर्ष होगा, दोनों की लड़ाइयां हो गई। तो दोनों की लड़ाई में ये चाहता तो दोनों की लड़ाई को सुलह करवा सकता था बाबर, लेकिन इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कि अपने आप को दोनों की लड़ाई से दूर रखा। और यहाँ इसी दौरान जो शेरशाह सूरी है वो अपनी मनमानी करता रहा, दोनों ही पार्टियों को लूटता रहा। तो दोनों पार्टी यहाँ से कमजोर होती चली गई और ये दोनों को लूटता रहा, इसका अपने आप का उत्थान होता रहा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शेर खां को बिहार एवं बंगाल की मनमानी करने की छूट मिल गई। इस प्रकार शेरशाह के उदय में बाबर की भी एक भूमिका रही है, शेरशाह के उदय में बाबर की भी एक भूमिका मानी जाती है। लोहानी द्वारा शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक पहले ही नियुक्त किया जा चुका था। घटना क्या होती इस दौरान, जिससे दक्षिण बिहार के लोहानी राज्य की सत्ता शेर खां के हाथों में आ गई थी। इसने जब शेरशाह ने क्या कर दिया था कि उसको शेर को मार दिया था, उसको शेर खां की उपाधि दी गई थी और अपने पुत्र क्या था जलाल खां को संरक्षक नियुक्त किया गया था। संरक्षक नियुक्त किए जाने से बिहार की जो दक्षिण बिहार की राज्य की जो सत्ता थी वो शेर खान के हाथों में आ गई थी। अब कंप्लीट रूप से या पूर्ण रूप से नहीं आई है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जलाल खां है ये बंगाल भाग गया, ये बंगाल भाग गया। तो ये बंगाल भाग गया तो शेर खां इस जगह का दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक हो गया और शेर खां यहाँ का हो गया वास्तविक संस्थापक। शेर खां की बढ़ती शक्ति के कारण अब शेर खां की शक्ति बढ़ रही है और इसके कारण बंगाल के शासकों में और शेर खान के बीच में होता है संघर्ष, जिसमें सबसे पहले नुसरत शाह और बाद में महमूद शाह, दोनों के साथ संघर्ष होता है। नुसरत शाह और फिर बाद में महमूद शाह के साथ संघर्ष होता है। किसका? शेरशाह सूरी का। 1529 में नुसरत शाह को यह परास्त करने के बाद शेर खान ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? हजरत ए आला।
हजरत आला किसको हराकर? नुसरत शाह को हरा दिया। नुसरत शाह को हरा दिया कब? 1529 में, और हजरत आला की उपाधि धारण की। और फिर 1535 में इसने बंगाल का भी एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसको सूरजगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें बंगाल को भी हरा दिया। इसने में बंगाल को भी हरा दिया, यानी कि अब बंगाल बिहार दोनों शेरशाह सूरी के कंट्रोल में हो गए हैं। और देखते ही देखते क्या होता है कि देखते ही देखते ताज खां सारंगहानी की विधवा है जो लार्ड मलिक का जो विधवा है उनकी, उनसे ये शादी कर लेता है। और शादी करने पर उनके नाम पे, जो उनके शासक के नाम पे, वहां के जो क्षेत्रीय शासक थे उनके नाम पे जो जो भी कुछ था वो उनकी विधवा के नाम पे हो जाता है। और विधवा से ये शादी करने पर उसके मालिक ये खुद बन जाते हैं। शेर खान ने 1530 में उस विधवा के साथ विवाह कर लिया, लार्ड मलिका के साथ विवाह कर लिया। और शेर खां को इससे चुनार का किला तथा अनेक परगने मिल गए। चुनार के किले को क्या बोला गया था? पूरव का द्वार। पूरव का द्वार, चुनार का किला हुमायूं के संघर्ष के दौरान आया था ना। चुनार के किले पे इसने 2 बार घेरा डाला था हुमायूं ने, जिसको क्या बोला गया था? पूरव का द्वार। क्या बोला था? पूरव का द्वार कहा जाता था इसको, पूरव का द्वार। शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं से 3 युद्ध लड़े। शेरशाह ने हुमायूं से, द्वार ऐसे थोड़ी होता है ना, द्वार ऐसे ही होता होगा भाई। शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं से 3 युद्ध लड़े। पहले युद्ध में तो दोनों के बीच एक समझौता होता है, जो हमने वहां भी पढ़ा था हुमायूं के दौरान, कि चुनार का किला तो अपने पास रख लेता है शेरशाह और अपने पुत्र को उसकी सेना में भेज देता है हुमायूं की में। और दोनों युद्धों में फिर क्या करता है, जब बंगाल विजय के दौरान हुमायूं वापस लौटता है तो इनको हरा देता है। और फिर तीसरा जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, वहां से हुमायूं को बाहर ही धकेल देते हैं। तो चुनार के युद्ध में क्या होता है, शेर खां और हुमायूं के मध्य एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत चुनार के किले को तो अपने पास रख लिया। चुनार के किले को अपने पास रख लिया। किसने रख लिया? शेरशाह ने। किसने रख लिया? शेरशाह ने। ये ध्यान रखना, शेरशाह ने अपने पास रख लिया। और बदले में अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया कि ये किला मेरे पास रहेगा, मेरा पुत्र तुम्हारी, यानी दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है, जो कि चुनार का युद्ध होता है 1537 में। दोबारा होता है चौसा का युद्ध। जब वापिस लौटते हैं कौन? हुमायूं। जब वापिस लौटते हैं बंगाल विजय के दौरान, तो ये इनके रास्ते को रोक लेते हैं। भाई जाएगा यहां से तो उल्टा भी यहीं से आएगा, वापिस भी यहीं से आएगा, आगे दिखा। तो इन्होंने क्या कर लिया? रास्ता रोक लिया। करमनासा नदी है जो, इसके तट पर चौसा नामक एक स्थान पड़ता है, ठीक है, जो बिहार में। चौसा पर हुए युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है, और कहा जाता है कि एक निजाम नामक भिश्ती की हेल्प से मुश्किल से बच पाए थे हुमायूं। और भिश्ती को इन्होंने फिर हुमायूं ने एक दिन का शासक भी नियुक्त किया था, और यहां से मुश्किल से अपनी जान बचाकर हुमायूं भागे। इस विजय के अवसर पर शेर खां ने शेरशाह की उपाधि एवं स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया, और स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद। और चौसा के युद्ध के बाद उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्के भी ढलवाए। खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। फिर तीसरा युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध के बाद शेरशाह को भारत से धकेल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, और इस युद्ध के बाद इनको बाहर निकालकर शेरशाह सूरी खुद शासक बन जाते हैं, और 1540 से 1555 सूर्यवंश का शासन रहता है। तो कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में पुनः शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को भागना पड़ा, और दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं यहां से सब कुछ छोड़ के भाग गए, और दोबारा द्वितीय अफगान शासन या फिर सूर्यवंश की स्थापना होती है। द्वितीय अफगान वंश या फिर सूर्यवंश की स्थापना यहाँ पे होती है, जिसके संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी है। बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 में शेरशाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। 68 वर्ष की आयु में 1540 में, यानी कि 68, यानी कि बुढ़ापे में आ चुके हैं बेचारे, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार उसने 1540 में उत्तर भारत में सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान शासन की स्थापना की। द्वितीय अफगान शासन या फिर आप बोल सकते हो सूर्यवंश की इसने स्थापना की। फिर आता शेरशाह ने अपने शासन का विस्तार जारी रखा। ये चाहता था कि मेरा जो शासन है मैं क्षेत्र विस्तार करता रहूं, और कुछ ही समय में इसने अपने राज्य का पूर्व में बंगाल
और पश्चिमी सिंध तक अपने अधिकार को बढ़ा लिया, यानी इतने बड़े क्षेत्र को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियान भी देखते हैं कि इन्होंने कितने कितने क्षेत्र जो विजिट किए हैं, इनके राजनीतिक अभियान क्या रहे हैं। तो राजनीतिक अभियान देखते हैं हम। तो राजनीतिक अभियानों में सबसे पहले है गखरों से युद्ध। पहला युद्ध किससे होता है? गखरों से। गखर एक जाति थी। 1541 में शेरशाह का गखर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह उनकी शक्ति को खत्म तो नहीं कर सका, लेकिन उसे बचाव के लिए क्या किया, उत्तर पश्चिम सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया कि यहाँ पे अपनी सेना और अपने कुछ जो सैनिक हैं और जो सेना प्रमुख है उनको यहाँ नियुक्त करके रख दिया कि ये गखर जब भी आए तो यहाँ इनको यहीं से धकेल देना, अंदर मत आने देना। तो पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है। गखर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे और लूटपाट करते थे। गखरों से इन्होंने क्या किया, अपने बचाव के लिए यहाँ पे एक रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवा दिया था। फिर दूसरा होता है इनका मालवा का अभियान। कौन सा था? मालवा का अभियान। शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण कर दिया। उसमें मालवा एक बिखरा हुआ क्षेत्र था। मालवा एक बिखरा हुआ क्षेत्र था और मालवा पे नियंत्रण करना कोई बड़ी बात साबित नहीं हुई इनके लिए, बिखरा हुआ क्षेत्र था। फिर आता है इनका रायसीन का अभियान। रायसीन 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूर्णमल धोखा किया और राजपूत शासक पूर्णमल की हत्या कर दी, उनको मार डाला। पूर्णमल की हत्या के बाद जो भी रानियां थी और भी स्त्रियां थी, राजपूत स्त्रियां जो भी थी, उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब समझते हो ना, यानी कि अग्नि में डाल लिया अपने आप को। और रायसीन की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक मानी जाती है, एक कलंक मानी जाती है। फिर आता मारवाड़ अभियान। ये मारवाड़ अभियान ये है, ये इसके लिए काफी दुर्बल साबित होता है मारवाड़ अभियान। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव, कौन है शासक? मालदेव। मालदेव पर आक्रमण किया। और मालदेव ऐसे शासक है जिन्होंने पहले बहुत से क्षेत्रों को विजिट किया हुआ है। मालदेव जो 1532 में गद्दी पर बैठा था, इसने सारे पश्चिम उत्तर राजस्थान को अपने कब्जे में किया हुआ था। मालदेव ने जैसलमेर के भट्टियों की मदद से अजमेर को भी जीत लिया था। जैसलमेर के भट्टियों की मदद से अजमेर को भी जीत लिया था। अजमेर के शासक कौन थे भाई? पृथ्वीराज चौहान। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ का अभियान शेरशाह के समस्त अभियानों में सबसे कठिन था। मारवाड़ का जो अभियान था, शेरशाह के जितने भी अभियान हुए सबसे कठिन अभियान ये था। इस युद्ध में लास्ट में यानी कि अंतिम में राजपूत सरदार जयंता और कुमा ने वीरता का प्रदर्शन किया। अंततः युद्ध में विजय के लिए शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लिया, इनकी मदद से कूटनीति का सहारा लिया और मारवाड़ को भी जीत लिया, और मारवाड़ को भी जीत लिया। और ये सबसे मुश्किल अभियानों में से एक माना जाता है। फिर आता है 5वें नंबर पे कालिंजर अभियान 1545 में। और ये कालिंजर अभियान इनका अंतिम होता है 1545 में। 40 में शासक बनते हैं 68 साल की उम्र में, और 1545 में करीब 72-73 साल की उम्र में देखो ये कैसी हरकतें करते हैं, और अपनी मृत्यु का कारण भी यही होता है। 1545 में शेरशाह का अंतिम अभियान था, कालिंजर का अभियान था। कालिंजर का अभियान था। कहा जाता है कि शेरशाह ने कीरत सिंह कौन है? कालिंजर का शासक है। कालिंजर के शासक कीरत सिंह के पास एक नाचने गाने वाली एक दासी होती है, और ये उस दासी पर मोहित हो जाते हैं कि ये दासी मुझे दे दो, और कीरत सिंह मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे। और इस दासी को लेकर विवाद होता है, और कोई मैटर नहीं, कोई मतलब नहीं है, राज्य विस्तार का कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है कि नाचने गाने वाले की दासी को हथियाने के लिए कालिंजर पर आक्रमण कर दिया इसने, जिसको कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया कि मैं इस दासी को आपके पास नहीं भेजूंगा। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह ने किले की दीवार को, अब जो शेरशाह ने कालिंजर का जो किला था, इस किले की दीवार को उड़ाने के लिए गोला बारूद से आप इस दीवार को उड़ा दो और आप उस नाचने वाली को लेके आओ। अब वह क्या, साइड में जो बारूद के ढेर लगे हुए थे, अब कोई गोला ऐसा था कि वहां दीवार पे फेंका, और फेंकने के बाद दीवार से टकरा के वापिस आ गया और उसमें ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, और शेरशाह सूरी वहीं पे थे और ये भी वहां पे जल गए और इनकी मृत्यु हो गई। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह के किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी गई। इसी दौरान किले की दीवार से टकराकर एक गोला उनके पास रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा, और उसमें आग लग जाने से 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई, और इसी वजह से शेरशाह की हो गई मृत्यु।
सॉरी भाई, तो शेरशाह की हो गई मृत्यु। तो 45 में 40 से 45 तक का इनका शासन होता है। तो शेरशाह का शासन कब हुआ? 1540 से 1545, 1540 से 1545, लेकिन सूर्यवंश रहता है 1540 से 55। तो 45 से 55 10 साल का शासन हो रहता है, जिसमें छोटे छोटे शासक और होते हैं, लेकिन वो कोई दिग्गज शासक नहीं होते, योग्य शासक साबित नहीं होते, और इन्हीं की वजह से ये सूर्यवंश है ये फिर से समाप्त हो जाता है। तो जो इसकी केंद्रीय प्रशासन कैसा था शेरशाह सूरी के दौरान? केंद्रीय प्रशासन कैसा था? शेरशाह पूर्णतः एक तंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास करता था। ये न्यायपालिका भी खुद, और ये विधायिका भी खुद, संसद भी खुद, राष्ट्रपति भी खुद, प्रधानमंत्री भी खुद, सुप्रीम कोर्ट भी खुद, सब कुछ अपने आप को ही मानता था। शेरशाह पूर्णतः एकांतरात्मक शासन पद्धति में विश्वास करता था तथा संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखता था। वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैनिक मामलों का प्रमुख होता था, यानी कि सैनिक मामलों का प्रमुख कौन होता? राष्ट्रपति। फिर भी इतने विशाल, यानी कि सभी का, लेकिन फिर भी इसने क्या किया? इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए कुछ लोगों को अपनी सहायता के लिए नियुक्त किया हुआ था, और कुछ विभाग भी बनाए हुए थे। तो ये कौन से विभाग थे, और उस विभाग का कार्य क्या था, और उस विभाग के मुखिया को क्या कहा जाता था? सबसे पहले हमें जानना एग्जाम के लिए जरूरी होता है कौन से विभाग बनाए थे, विभाग का कार्य क्या था, विभाग का मुखिया क्या कहलाता था। तो सबसे पहले आता है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत था सबसे पहले। दीवाने वजारत, इसका काम क्या था? आर्थिक मामलों की देखरेख करना। काम क्या था? आर्थिक मामलों की देखरेख करना। कार्य था आर्थिक मामलों की देखरेख करना। इसका अध्यक्ष कौन होता था? वजीर होता था। अध्यक्ष कौन था? वजीर। अध्यक्ष को क्या बोलते थे? वजीर। और इसका पद प्रधानमंत्री के समान होता था। इसका पद प्रधानमंत्री के समान होता था। पहला दीवान ए वजारत क्या था? दीवान ए वजारत। विभाग का नाम क्या था? दीवान ए वजारत। कार्य क्या था? आर्थिक मामलों की देखरेख करना। मुखिया क्या या अध्यक्ष क्या कहलाता था? वजीर। फिर चलते हैं दूसरे पे। विभाग क्या था? दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। विभाग का नाम दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। अधिकारी क्या कहलाता था इसका? आरिज ए मुमालिक। अधिकारी क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। कार्य क्या था? सैन्य संबंधित कार्य। कार्य क्या था? सैन्य संबंधित कार्य। लेकिन इसके अंतर्गत सैनिकों की नियुक्ति नहीं होती थी। इसके अंतर्गत सैनिकों की नियुक्ति नहीं होती थी। इसके अंदर दीवाने आरिज, सैन्य संबंधित कार्य था, लेकिन सैनिकों की नियुक्ति यहां नहीं होती थी। दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत यह क्या था? यह अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार। ठीक है, अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार, दूसरे देशों के साथ संचार विभाग। ठीक है, और इसका कार्य क्या था? पत्र व्यवहार। फिर क्या था? दीवाने ए इंसा, यह सामान्य प्रशासन का विभाग था। इसके अधिकारी का प्रमुख कार्य अधिकारी आदेशों का पालन करवाना व लिपिबद्ध करवाना था। यानी कि गृह मंत्रालय के रहता था। सामान्य प्रशासन जहां से ऊपर से ऑर्डर होते हैं उनको लागू करवाना है। दीवाने कजा, यह दीवाने कजा न्याय विभाग था। दीवाने कजा क्या था? न्याय विभाग। जिसके प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था काजी। प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? काजी। विभाग का नाम दीवाने कजा। छठे नंबर पे आता है दीवान ए ब्रीद। दीवान ए ब्रीद। दीवान ए ब्रीद क्या था? गुप्तचर विभाग, रो डिपार्टमेंट। ठीक है, रो डिपार्टमेंट था, जिसके अधिकारी को ब्रीद ए मुमालिक कहा जाता था। ब्रीद ए मुमालिक कहा जाता था। रो एजेंट्स यानी कि रो प्रमुख को क्या कहा जाता था? ब्रीद ए मुमालिक कहा जाता था। फिर भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? भू राजस्व व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। शेरशाह के शासनकाल की सर्व प्रमुख विशेषता, उसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को सुधार किया जाना था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? भू राजस्व व्यवस्था का सुधार किया। सर्वप्रथम उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी अहमद खां के निरीक्षण में, अपने विश्वसनीय अधिकारी था अहमद खां के निरीक्षण में राज्य की भूमि की वास्तविक माप तोल करवाई कि अपने पास कितनी भूमि है उसको मापा इसने। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी, जो कि सिकंदर लोदी ने लागू किया था, गज सिकंदरी पैमाने का प्रयोग किया। गज सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन
करवाया था, जो कि 30 इंच का होता था, जो कि 30 इंच का होता था। वर्तमान में 30 इंच का होता था। किसने शुरू करवाया था? सिकंदर लोदी ने, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने, गजे सिकंदरी। और उसी का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। इसमें मापन के लिए सन से बनी, मापन के लिए एक सन, सन क्या होता है पता है? एक पौधा सा होता है और उस पौधे को यानी कूट के, यानी कि उसको, उसमें से धागे नुमा कुछ संरचनाएं निकलती, धागे से निकलते हैं। उन धागों को इकट्ठा करके एक रस्सी के रूप में चेंज कर दिया जाता है। तो उस सन की रस्सी से प्रयोग, सन की रस्सी का प्रयोग किया। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत यानी कुछ एफिडेविट से बना दिए कि अगर आपको कोई ऐसे नहीं, आपके साथ दुराचारी नहीं होगी, आपको लूटा नहीं जाएगा, यानी कि किसानों के साथ शोषण न हो। इसने दो कंडीशन लगाई, पट्टा और कबूलियत, यानी कि एफिडेविट। आज के समय आप एफिडेविट मान सकते हो, एफिडेविट नुमा संरचना। पट्टा एक राजकीय पत्र था। पट्टा क्या था? एक राजकीय पत्र होता था जिसमें उपज के क्षेत्र, उत्पादन, भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी। जिसके अंदर होता था कि उपज का क्षेत्र कितना आपके पास, उत्पादन और भू राजस्व की जानकारी सारी की सारी लिखी होती थी। किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था, यानी कि आप इन सभी शर्तों से आप सहमत हो तो सहमति पत्र दे दें। हिडन पॉलिसी नहीं है कोई भी, यहाँ जो है आपको लिखा गया है, आपको बताया गया है, इससे आप सहमत हो तो आप सहमति पत्र हासिल कर सकते हैं। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, यानी कि डायरेक्ट जनता से, यानी कि डायरेक्ट किसानों, कृषकों से ही कर लिया जाता था। डायरेक्ट यानी कि सीधा ही कृषकों से कर लिया जाता था। किसानों से सीधा या प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। बीच के अंदर जमींदार वगैरह की कोई कंडीशन नहीं थी। ऐसे नहीं था कि किसानों से जमींदार इकट्ठा करेगा जो जमीन का मालिक है। बहुत से यानी कि जमींदार वो होता था कि अच्छी खासी जमीन को शासक से लेकर और बड़े लोगों को, यानी कि छोटे छोटे लोगों को बड़े क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए लगा देता था, और वो कुछ निश्चित राशि राजा को दे देता था और बची हुई अपने पास रख लेता था। अब उसको हटा दिया गया बीच से, और सीधा का सीधा किसके पास पैसा जाएगा? किसानों से शासक के पास जाएगा। शेरशाह के समय भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन औसत निकलवाया जाता था। किस्म और फसलों का आधार कि कौन सी किस्म की फसल का उत्पादन कितना होता है, और उसका औसत निकलवा के सबको उनका औसत के आधार पे उत्पादन कर लिया जाता था, जो कि 1/3 भाग के बराबर था। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि मुल्तान क्षेत्र में 1/4, मुल्तान क्षेत्र में 1/4 भाग के रूप में लिया जाता था। मुल्तान के अलावा सभी जगह 1/3 और मुल्तान में 1/4 भाग लिया जाता था। इससे आगे देखते हैं, लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क, एक सर्वेक्षण का शुल्क था जिसका नाम था जरीबाना, और महासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क नामक भी कर देने पड़ते थे, जो क्रमशः भू राजस्व का 2.5% से 5% तक होता था। 2.5% से 5% तक होता था। फिर है गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था कैसी थी? गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था कैसी थी? शेरशाह ने उच्च कोटि के गुप्तचर, ऐसे नहीं है लल्लू पंजू नहीं है, उच्च कोटि के गुप्तचर विभाग की स्थापना की। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण शासक को प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना नितांत आवश्यक थी, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल काफी चलती थी और इसने रो डिपार्टमेंट को काफी स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। इसने संपूर्ण राज्य में सरायों, बाजारों एवं अन्य स्थानों पर गुप्त नियुक्तचर किए गए थे। जगह जगह पे गुप्तचर नियुक्त किए थे। देश के प्रत्येक भाग में रोज शासक को खबर पहुंचाने के लिए एक इस विभाग को बड़ी संख्या में घोड़े भी दिए गए थे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा घोड़े। अब तो अपने पास फोन वगैरह का सिस्टम हो गया, कॉल करके बता सकते हैं। उस समय घोड़े दिए जाते, जल्दी से जल्दी शासक के पास खबर पहुंचाओ। तो जगह जगह पे होते थे, यानी कि एक घोड़ा मान लेते हैं 100-200 किलोमीटर तक एक घोड़े ने खबर पहुंचा दी, उससे आगे दूसरा पहुंचाएगा, यानी कि मान लेते हैं दूरी है 1000 किलोमीटर, एक घोड़ा 1000 किलोमीटर में थक जाता है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट की हुई थी। सैन्य व्यवस्था देखते हैं, सैन्य व्यवस्था कैसी थी? इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह दाग एवं हुलिया प्रथा को अपनाया था। शेरशाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया तथा सैन्य व्यवस्था में उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति दाग एवं हुलिया को ही पुनर्जीवित किया। शेरशाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था, स्वयं ही अपनी सेना का सेनापति था। ये बात ध्यान में रखने,
स्वयं उनकी भर्ती करता था, स्वयं उनकी भर्ती करता था, सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन निर्धारित करता था, खुद ही सेनापति था और खुद ही भर्ती करता था और उनकी योग्यता के आधार पर उनका वेतन निर्धारित किया जाता था। शेरशाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए हर रंगरूट के चरित्र की जांच की जाती, सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज किया जाता था। शेरशाह की सेना में 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक और 5,000 हाथी व पर्याप्त तोपखाना भी था। एक अच्छी खासी बड़ी सेना को इन्होंने नियुक्त किया हुआ था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया, अर्थात जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता है, जो भी अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका कार्य होगा। एसपी डीएसपी है, उनका काम है कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। आज के समय आप देखते हो तो यही काम था उस समय। बस अब पदों के नाम थोड़े से चेंज हो चुके हैं, पहले नियुक्त किए जाते थे, अब अपना एग्जाम दो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह, उससे आपको ये उत्तरदायित्व मिल सकता है। फिर है सार्वजनिक कार्य। इन्होंने क्या किया? सार्वजनिक कार्य इन्होंने, एक तो जो सड़क जो बहुत है, ये आज भी जिसको भारत सरकार यूज करती है, आप लोग यूज करते हो, वो इन्हीं की देन है। शेरशाह ने अनेक सार्वजनिक कार्य किए, इनमें सर्वप्रथम कार्य अनेक सड़कों का निर्माण, सबसे पहले सड़कों का निर्माण किया, उनकी मरम्मत करवाई, यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का भी निर्माण करवाया। जो ठहरने की कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी उनको सराय बोलते थे। शेरशाह द्वारा बनाई गई 4 सड़कें अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सड़क है बंगाल के सोनार गांव से दिल्ली होकर लाहौर तक। बंगाल के सोनार गांव से बंगाल के सोनार गांव से यहाँ देखो, यहाँ कन्नौज, ये तो कानपुर, इलाहाबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, भागलपुर, बनारस, कन्नौज, आगरा, मथुरा, दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, लाहौर और अटक। ये कौन सी है? 1 नंबर। ये कौन सी सड़क है भाई? 1 नंबर है। ठीक है, ये कौन सी सड़क देखी आपने? 1 नंबर की। ये कौन सी है? 1 नंबर है। ठीक है, ये कौन सी है? 1 नंबर है। फिर इसने क्या किया? दूसरी सड़क का निर्माण और करवाया। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? आगरा से मांडू होते हुए और बुरहानपुर। ये कौन सी थी? आगरा से मांडू होते हुए, आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर को जाती है। ये सड़क नंबर 2 थी। ठीक है, ये सड़क नंबर 2। फिर इसने क्या करवाया? तीसरी सड़क कौन सी बनवाई इन्होंने? तीसरी सड़क जो बनवाई है वो आगरा से जोधपुर, ये कलर तो दिखता नहीं है ना, आगरा से जोधपुर, आगरा से जोधपुर से चित्तौड़गढ़, आगरा से जोधपुर से चित्तौड़गढ़। ये कौन से नंबर की सड़क है? तीसरे नंबर की। और चौथी सड़क जो इन्होंने बनवाई है वो बनवाई लाहौर से मुल्तान तक, जिनको चौथे नंबर की सड़क। ये 4 सड़कों का इन्होंने निर्माण करवाया। पहली कौन सी? बंगाल के सोनार गांव से यहाँ पे भागलपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, बनारस, इलाहाबाद, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोला गया, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, लाहौर और लाहौर से अटक तक जाती थी। और लाहौर से फिर दूसरी एक मुल्तान तक भी जाती थी। ये अलग अलग सड़क बनाई गई आगे की। फिर है आगरा से 2 सड़क निकाले गई। आगरा से एक बुरहानपुर, जो मांडू होते हुए असीरगढ़ होते हुए बुरहानपुर तक जाती है, और एक आगरा से जोधपुर, और जोधपुर से फिर चित्तौड़गढ़ को जाने वाली इन सड़कों का इन्होंने निर्माण करवाया है। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये अपना हो चुका था ना, हाँ, ये आगरा से बुरहानपुर और आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़गढ़, आगरा से मुल्तान, सॉरी, यहां से लाहौर से मुल्तान। शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कों में पहली सड़क, जो सड़क ए आजम कहा जाता था, पहली सड़क को क्या कहा गया? सड़क ए आजम। पहली को सड़क ए आजम कहा जाता था। इसे ही आगे चलकर जीटी रोड, यानी कि सड़क नंबर 1 थी, सड़क ए आजम। आप यहां देख भी सकते हो, इस सड़क को क्या बोला गया है? सड़क ए आजम। ठीक है, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम इसको बोला गया। फिर क्या किया? इसे ही आगे चल के जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जगह जगह पानी की व्यवस्था की, वृक्ष लगवाए, मस्जिदों की व्यवस्था की,
प्रत्येक सराय की देखभाल के लिए एक सिकदार को नियुक्त किया, यानी सराय की देखभाल के लिए एक सिकदार को नियुक्त किया। इतिहासकार कानूनगो ने इस सराय को साम्राज्य की धमनियां बोल, इस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है भाई, साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां। इतिहासकार कानूनगो ने सरायों को क्या बोला है? इस साम्राज्य के शरीर की धमनियां, इस साम्राज्य के शरीर की धमनियां। मुद्रा व्यवस्था कैसी थी इस दौरान? शेरशाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर, जो पुराने घिसे पिटे सिक्के थे उनके स्थान पे चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का होता था, और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का होता था, ये चलाए। कौन से? चांदी का, शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसका शुद्ध चांदी का सिक्का या रुपया जो कि 180 ग्रेन का था, और तांबे का जो सिक्का होता था, देखो चांदी का सिक्का था उसको बोलते थे रुपया, और तांबे का जो सिक्का होता था उसको बोलते थे दाम। उसको क्या बोलते थे? दाम। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद का नाम और टकसाल का नाम अरबी भाषा और देवनागरी लिपि में, अरबी एवं देवनागरी लिपि दोनों में खुदवाया था, अरबी। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? इंपॉर्टेंट ऐसे हो गया, उसने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था, पद का लिखवाया था, और टकसाल का भी नाम लिखवाया था। और जो नाम लिखवाए थे किस भाषा में थे? वो किस लिपि में लिखवाए गए थे? वो अरबी लिपि में भी थे और वो देवनागरी लिपि में भी थे। अरबी लिपि में भी थे और देवनागरी लिपि में थे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे रुपया, जो कि चांदी का था। और ये क्या है? दाम किसका था? तांबे का था। दाम किससे बनाया गया था? तांबे से। और रुपया किसका था? शुद्ध चांदी का था। फिर है इससे आगे, शेरशाह द्वारा जारी रुपये के बारे में स्मिथ लिखते हैं कि यह रुपया वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार माना था किसने? स्मिथ ने। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का जो अनुपात था वो 1.64 था, 1.64 था। ये एग्जाम के लिए जरूरी भी हो सकता है कि उनका अनुपात क्या था, तो 1.64 था। ओके, 1.64 था। अब आते हैं शेरशाह के उत्तराधिकारी। ये ज्यादा योग्य साबित नहीं होते हैं, और ये ज्यादा योग्य साबित नहीं होते हैं तो देखते ही देखते फिर आप ये मान के चलो इस वंश का भी अंत हो जाता है, और फिर से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। और मुगल साम्राज्य 1707 तक औरंगजेब के समय तक तो मजबूत होता है, और औरंगजेब के बाद का जो मुगल साम्राज्य उसको उसको उत्तर मुगल साम्राज्य बोलते हैं, और जो 1857 तक चलता है। फिर 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खां शासक बना, जो कि 1545 से 53 तक रहता है। तो 45 से 53 तक रहता। जलाल खां ने शासक बनने के बाद इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। इस्लाम शाह के पश्चात उसका पुत्र फिरोज खां सिंहासन पर बैठा। उसके बाद कौन बैठा? उसका पुत्र फिरोज खां सिंहासन पर बैठा, परंतु जल्द ही उसकी हत्या मुबारिज खां ने कर दी। किसकी हत्या? उसके पुत्र की, फिरोज खां की हत्या किसने कर दी? मुबारिज खां ने कर दी। और मुबारिज खां फिर मोहम्मद आदिल शाह के नाम से उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। जो मुबारिज खां था इसने किसकी उपाधि धारण की? मोहम्मद आदिल शाह की। और ये उपाधि धारण करके शासक बन जाता है। और इस मोहम्मद आदिल शाह का ही प्रधानमंत्री हेमू होता है, जो 1556 में पानीपत के युद्ध में, दूसरा पानीपत का युद्ध होता अकबर और हेमू के बीच में, दूसरा पानीपत का युद्ध होता अकबर और हेमू के बीच में, जो पानीपत के युद्ध में हार जाता है। और 22 जून 1555 को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं वापिस लौट आता है। ठीक है, हुमायूं, देखो ये 56 में ये है, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि 55 में सरहिंद नामक स्थान पर क्या होता है, ये वापिस लौट आता हुमायूं। और सूर्यवंश का यहाँ पे पराजित हो, जो शासक होता है सिकंदर शाह सूरी, ये पराजित हो जाता है, और भारत में फिर से मुगल शासन की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद उधर जो चले हुए हैं अपने सूर, जो कि इधर से 1556 में पानीपत के युद्ध में अकबर से हार जाने के बाद तो ये मान के चलो खत्म ही हो जाते। 55 में तो हो ही गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ये थोड़ी सी कोशिश और करते हैं 56 तक, लेकिन फिर इनका अंत हो जाता है। तो ये आज आपने पढ़ा। और ये पीडीएफ के लिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि किसी भी जरूरतमंद विद्यार्थी को पीडीएफ जरूर शेयर करें, आपकी हेल्प से किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन हो सकता है। तो आज का जो अपना कंटेंट था, हमने ये देखा था कि ये इन्होंने सड़क बनवाई है, इनके माध्यम से हमने मैप के माध्यम से आगे भी हम पूरी सीरीज
कंप्लीट करेंगे जल्द ही। तो शेरशाह सूरी के बारे में आज हमने पढ़ा, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था भी आज हमने देखी, सार्वजनिक व्यवस्था भी आज हमने देखी। और तो इसके बाद की जो सीरीज है, सॉरी इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा आपका वो किसका रहेगा, अगला जो लेक्चर है आपका, इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो चल के पढ़ेंगे अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर था यहीं तक। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो लेक्चर को आप कंप्लीट देखें, वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर करें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा 100%। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।